आप सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज से हम कक्षावार एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। आज हमारी पहली कक्षा 6 की एनसीईआरटी की है, जिसका पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी है। आइए आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पूर्णिमा। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्णिमा क्या है। तो आज हम आपको बता दें, जब चंद्र ग्रहण की रात को ही हम पूर्णिमा कहते हैं। अब इस बात का देखेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए, उसी दिन चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में हमारा सूर्य केंद्र है, तो वो हमेशा एक स्थिर अवस्था में रहता है और पृथ्वी और चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और इसी दिन हम इसको पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है अमावस्या। अमावस्या ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है। अमावस्या की रात सूर्य ग्रहण में हमेशा होता है। अब हम देखेंगे कि ये सूर्य ग्रहण क्या है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए तो भी सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन इनका क्रम अलग है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है और इसी की रात को हम अमावस्या की रात बोलते हैं। आइए हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। खगोलीय पिंड। अब देखिए, खगोलीय पिंड क्या है। हमें जानती है पूरा हमारा ब्रह्मांड एक खगोल है। अब इस खगोल में विद्यमान जितनी सारी पिंडें हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब हमें पता है कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही आकार में छोटे होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही गर्म होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं जिनमें से ऊष्मा निकलती है, गैसेस निकलती हैं। इस कारण से कुछ खगोलीय पिंड चमकीले होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते। आइए हम देखेंगे कौन से पिंड खगोलीय चमकीले हैं और कौन से चमकीले नहीं। तो हमें ज्ञात है सूर्य और जितने चमकते हुए तारे हमें हमारे सौरमंडल में दिखाई देते हैं उसे हम ये चमकीले पिंड होते हैं। ऐसे तारे जो चमकते नहीं हैं उसे अचमकीले पिंड कहते हैं, जिसमें से सूर्य भी हमारा एक क्या है, चमकता हुआ तारा है। आगे बढ़ते ही हम अब यह देखेंगे कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो नक्षत्र मंडल जानने के लिए हम आइए और अध्ययन करते हैं। जो इन तारों का एक व्यवस्थित क्रम है, जब तारे एक व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं तो इसी व्यवस्थित क्रम को हम एक नक्षत्र मंडल कहते हैं। जब ये तारे एक व्यवस्थित क्रम लेकर के एक आकृति का निर्माण करते हैं तो इसी आकृति निर्माण को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस नक्षत्र मंडल का उदाहरण है अर्सा मेजर और बिग बियर। ये जो नक्षत्र मंडल है ये नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं सप्तऋषि। अब सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह होता है। यह एक 7 तारे एक क्रम में मिले होते हैं।
अब आइए हम ध्रुव तारे के विषय में जानेंगे। ध्रुव तारा का दिशा हमेशा उत्तरी दिशा में होती है। हम ध्रुव तारा का पता नक्षत्र मंडल यानी सप्तऋषि तारों से ही हम पता करते हैं। ठीक, आगे का हमारा टॉपिक है ग्रह। आइए हम जानते हैं ग्रह क्या क्या होते हैं। तो मित्रों, हमारे भूगोल में आज के समय में हम 8 प्रकार के ग्रहों का अध्ययन करते हैं। ये ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं। ये ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ गति करते रहते हैं। इन ग्रहों की गतिकाल अलग अलग होती हैं। इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी दूरियां सूर्य से अलग अलग हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में आज के समय में मुख्यतः 8 प्रकार के ग्रह हैं जिनका हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सूर्य, आइए देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। जो बुध ग्रह है ये सूर्य से सबसे नज़दीक होने के कारण इसका आवर्त काल भी सबसे कम होता है। हम जानते हैं बुध का आवर्त काल 88 दिन का होता है। अगला ग्रह है हमारा शुक्र। यह दूसरे क्रम का ग्रह होता है जिसका आवर्त काल या परिक्रमण काल 255 दिन का होता है। उसके बाद से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं, इसका आवर्त काल या परिक्रमण काल लगभग 365 दिन का होता है। इसके बाद का ग्रह मंगल ग्रह का है। इस मंगल ग्रह का आवर्त काल लगभग 687 दिन का होता है। अभी जो हम इन चारों ग्रहों का अध्ययन किए हैं, इन चारों ग्रहों को अध्ययन आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, एक ये काली पट्टी दिख रही है, जिस काली पट्टी पर लिखा है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इस क्षुद्र वाले पट्टी के बाहर वाले ग्रह को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब इस बाहर वाले ग्रह में सबसे पहले हमारा बृहस्पति आता है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने पूरे इसका परिक्रमण काल 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल होता है। एक पूरा या सूर्य का पूरा 11 लगभग 12 साल में एक परिक्रमण करता है। बृहस्पति के बाद हम शनि का अध्ययन करते हैं। शनि लगभग 29 साल 5 महीने में पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसके बाद से यूरेनस है। यूरेनस को हम जानते हैं कि यूरेनस पूरे सूर्य का चक्कर 84 साल में लगाता है। और सबसे 8वां ग्रह हमारा है नेपच्यून। नेपच्यून लगभग 164 साल में पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अब आइए हम कुछ जानते हैं थोड़ा आंतरिक और बाहरी ग्रह के बारे में। जो ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को हम बाहरी ग्रह कहते हैं। इसका एक कारण और भी है कि इनके बीच की दूरियां काफ़ी हैं। इन 4 बाहरी ग्रहों के बीच की दूरियां काफ़ी होने के नाते भी हम इनको बाहरी ग्रह बोलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद से शनि है, उसके बाद से यूरेनस है, उसके बाद से नेपच्यून है, उसके बाद से पृथ्वी का नंबर आता। आइए इन बाहरी ग्रहों का एक और तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं। ये जो बाहरी ग्रह गैस से बने होते हैं। गैस से बने होने के कारण ही इनका आकार बड़ा होता है। ये जो बाहरी ग्रह है ये आंतरिक चारों ग्रहों से बड़े होते हैं। इसके बाद से जो ये आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हम पृथ्वी को देखते हैं।
उसके बाद से इनका क्रम अलग अलग चलता जाता है। आइए अब हम आगे के टॉपिक पर अध्ययन करते हैं सौरमंडल। आइए अब हम जानेंगे सौरमंडल के बारे में। देखिए, सौरमंडल का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत सौरमंडल के पूर्व में ज्ञान चाहिए, जैसे ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगा क्या है। तो आज हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड एक बहुत ही विस्तृत संकल्पना है। हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों लाखों आकाश गंगाएं हैं और हमारे एक आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, इस आकाश गंगा में लाखों लाखों सौरमंडल है, जिसमें से एक हमारा परिवार सूर्य का है। तो हम इस सौरमंडल में बेसिकली सूर्य और 8 ग्रहों और उपग्रहों और कुछ खगोलीय पिंडों, क्षुद्र ग्रहों एवं उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम हम सौर परिवार देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। आइए हम अब सूर्य के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी के सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होने के कारण इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं और खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। सूर्य अत्यधिक बड़ा और गर्म गैसों का बना हुआ है। इससे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए अब हम ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी की तरफ में निम्न प्रकार से है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर से शुक्र, आइए ग्रहों का क्रम देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस और नेपच्यून है। आइए हम इनका एक ट्रिक भी देखते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसका मतलब हो गया, माई मतलब मरकरी, वी का मतलब होता है वेनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब नेपच्यून। अब हम देखेंगे कक्षा क्या होता है। तो सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जिस पाथ पर, जिस मार्ग पर गति करते हैं, उनको हम कक्षा कहते हैं। इसमें से हम पता करते हैं कि एक हमारा, हम जो पाश्चात्य में अध्ययन करते थे उसमें से एक हमारा ग्रह प्लूटो ग्रह था। आज प्लूटो ग्रह का हम 52 ग्रहों की श्रेणी में रखते। अब आइए हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आकार के दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह तथा क्रम के आधार पर यह सूर्य से तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह ध्रुवों के आसपास चपटी है। ध्रुवों के आसपास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआभ कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं इसमें भूआभ लिखा। भूआभ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने ध्रुवों पर चपटी दिखाई देती। अब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीला दिखाई देती। इसका एकमात्र कारण यह है कि पृथ्वी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने के कारण ही हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। आइए अब हम चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ही नज़दीक है।
यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की तुलना हम कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा एक परिक्रमा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप ही हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आइए हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हम इसको पहले भी बता चुके होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। आइए अब हम उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अभी हमने पूर्व में ही आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था। आइए फिर से हम एक बार आकाशगंगा का अध्ययन करते हैं। रात्रि के समय जो हम पूरे ब्रह्मांड में चमकते हुए तारों का समूह दिखते हैं, उसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। इसी आकाशगंगा का भाग हमारा सौरमंडल है। हमारे आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना हम अत्यधिक कठिन है। अब यहाँ से ब्रह्मांड के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का यह विषय समाप्त होता है।